लोगों का फिर इलेक्ट्रिसिटी के यानी इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 2 में आप लोगों का फिर स्वागत है साइंस समझते के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, अब कहानी को हम लोग उस पार्ट से क्या कर रहे हैं दोस्तों, अलग कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा, पार्ट 1 में हम सब कहानी बता दिया था। विद्युत धारा क्या कहलाता है, आवेश क्या कहलाता है, विद्युत विभव क्या कहलाता है, विभवांतर क्या कहलाता है, प्रतिरोध क्या कहलाता है दोस्तों, और प्रतिरोधकता क्या कहलाता है। इसका ये सही मात्रा कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, पूरा कहानी का मैं जिक्र पूरा दम कतई जीरो लेवल से पार्ट 1 में बता दिया हूँ। तो जब भी अगर आपको विद्युत धारा पढ़ना हो तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी आप पार्ट 2 को ओपन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पार्ट 2 देखेंगे तो देखिएगा सब एक दूसरे से रिलेटिव है। आप सोचेंगे कि पार्ट 2 देख ले तो वो कहानी नहीं समझ में आएगा, इसीलिए पार्ट 1 पहले देखिएगा, तब आप पार्ट 2 का जिक्र कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब कहानी को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 में हम आप लोगों को कहानी को प्रतिरोधकता तक कहानी को प्रतिरोधकता से भी आगे कहानी बताया था, और प्रतिरोधकता से आगे भी कहानी बताकर शेप एंड साइज मतलब आकृति और आकार पर हम लोग क्या किए थे दोस्तों, उस क्वेश्चन को छोड़े हुए थे। अब उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए और कहानी को थोड़ा बेहतरीन ढंग से क्या किया जाए, समझा जाए। तो देखिए दोस्तों, कहानी अब आगे क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम आप लोगों को बतला दिया था प्रतिरोधकता, और देखिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। तो देखिएगा, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है 2 प्रकार का होता है। याद रखिएगा दोस्तों, संयोजन या समूहन कहिएगा, बात बराबर है। प्रतिरोधों का संयोजन या समूहन कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। किसका संयोजन दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन चाहे समूहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को समूहन। तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन और समूहन 2 प्रकार के। एक होता है आपका श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम दोस्तों, यानी श्रेणी क्रम समूहन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है इंग्लिश में। इसी को क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए दूसरा का होता है दोस्तों आप लोगों का समानांतर क्रम। दोस्तों हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन या समूहन आपको पहले का बता दिया था, श्रेणी क्रम समूहन हो गया। दूसरा का कहा है जी समानांतर क्रम समूहन, इसी को क्या कहा जाता है, पार्श्व क्रम समूहन। अब आइए दोस्तों, पार्श्व क्रम समानांतर क्रम क्या कहलाता है, तो पहले श्रेणी क्रम का हम लोग क्या कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का कहानी को क्या कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं। अब देखिएगा, कहानी समझिएगा बढ़िया से दोस्तों। श्रेणी क्रम समूहन में हम 3 प्रतिरोध ले लिया, R1, ये आपका दोस्तों R2 हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों आपका R3 हो गया। तो देखिएगा, श्रेणी क्रम समूहन में हम 3 प्रतिरोध ले लिए, R1, R2 और क्या हो गया दोस्तों, R3। तो देखिए क्या होता है, कहानी समझिएगा। पहला प्रतिरोध का देखिएगा, ये पहला सिरा हो गया, दूसरा का सिरा, पहला प्रतिरोध का दूसरा का सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा से आपस में जुड़ा हो, तो इसी प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम समूहन। फिर से कहानी समझिएगा दोस्तों। देखिएगा, R1 यानी एगो आपका प्रतिरोध हो गया, 2 गो हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया। हम कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा से आपस में जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। कौन सा समूहन कहेंगे, श्रेणी क्रम समूहन। आइए दोस्तों, आप कहानी नहीं समझे होंगे तो ऐसे समझ लीजिए, कॉलम है और देखिए दोस्तों, बढ़िया से कहानी समझिएगा, इसके पीछे का क्या कहानी है। चलिए, अब कलम तो है नहीं, 2 ही कलम से हम लोग समझ लेते हैं कहानी को। देखिए दोस्तों, ये आपका पहला प्रतिरोध हो गया, पहला प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, दूसरा सिरा। देखिएगा, ये आपका दूसरा का प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरा, और ये देखिएगा दूसरा प्रतिरोध का क्या है जी, दूसरा सिरा। अब देखिए, पहला प्रतिरोध का ये दूसरा का सिरा है, ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा से क्या हो, आपस में जुड़ा हो। ऐसे ही आपका रहेगा, दूसरा सिरा का दूसरा सिरा, तीसरा का प्रतिरोध का क्या होगा दोस्तों, आपका तीसरा का प्रतिरोध के पहला सिरा से, अब मान लीजिए ये तीसरा का हो गया, तीसरा का सिरा का पहला प्रतिरोध से क्या हो, जुड़ा हो। मतलब दूसरा देखिएगा, तीसरा का प्रतिरोध के पहला सिरा से क्या हो, जुड़ा हो। तो इस प्रकार के संयोजन के हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन।
लग रहा है दोस्तों कहानी आप लोग समझे होंगे। एक बार और समझ लीजिएगा कहानी। देखिएगा दोस्तों, ये प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध का ये दूसरा देखिएगा, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध के पहला सिरा से, ऐसे ही दूसरा प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, दूसरा का सिरा तीसरा प्रतिरोध के पहला सिरा से आपस में जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, श्रेणी क्रम समूहन। इसी को कहा जाता है श्रेणी क्रम समूहन चाहे श्रेणी क्रम संयोजन। लग रहा है दोस्तों आप लोग कहानी बहुत बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। तो याद रखिएगा 3 प्रतिरोध R1 R2 और क्या हो गया जी R3। इसका रिजल्ट हम अलग से पार्ट 1, जैसे मान लीजिए कि पार्ट 3 में चाहे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है और समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे किया जाता है, उसका सूत्र हम अलग से आप लोगों को एक वीडियो सेपरेट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग उतना कहानी को नहीं देख पाएंगे, इसीलिए हम इसको सिद्ध करने वाला कहानी अलग से पार्ट बनाकर यहाँ हम अपलोड कर देंगे। आइए दोस्तों, हम यहाँ अभी वर्तमान में बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन पूछेगा कि श्रेणी क्रम समूहन का, श्रेणी क्रम समूहन में, कौन से समूहन में दोस्तों, श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, कौन सा दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध। तो देख लीजिएगा दोस्तों, श्रेणी क्रम समूहन में जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो इसी को लिखा जाता है रेजिस्टेंस सीरीज, मतलब RS। ये होता है R1 प्लस R2 प्लस कहा जाएगा दोस्तों R3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, जहाँ तक जाए वहाँ तक हम ले सकते हैं। यहाँ 3 लिया है कहानी, हम 3 लेकर चले हैं। लग रहा है कहानी आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का होता है, तो आप ये सूत्र आसानी से बना सकते हैं। अब आइए दोस्तों, लग रहा है कि आप श्रेणी क्रम समूहन समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा कहानी हम समानांतर क्रम समूहन का ला रहे हैं। कौन सा क्रम का समूहन का जी, समानांतर क्रम समूहन। आइए दोस्तों, अब तब तक ले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब कहानी थोड़ा सा और आगे समझिए। आइए दोस्तों, कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। अब थोड़ा सा कहानी समझ ली जाए, समानांतर क्रम समूहन या संयोजन क्या कहलाता है दोस्तों। तो अब आपका आ गया समानांतर क्रम समूहन। कौन सा समूहन दोस्तों, समानांतर क्रम समूहन कहिए, चाहे इसी को क्या कहा जाता है, संयोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संयोजन। तो देखिएगा दोस्तों, समानांतर क्रम या ये समानांतर क्रम समूहन या संयोजन क्या कहलाता है, तो समझ जाएगा बढ़िया से। हम 3 प्रतिरोध इसमें भी कहानी को ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें पहला, देखिए प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों का, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, देखिएगा पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा का प्रतिरोध का भी पहला सिरा और तीसरा का प्रतिरोध का भी पहला सिरा अलग ए बिंदु पर, तथा प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अलग बी बिंदु पर हो। कहाँ दोस्तों, अलग बी बिंदु को। तो इस प्रकार के इस संयोजन को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका बैटरी यानी सेल का सिंबल है। एक बड़ा और छोटा, मतलब बड़का वाला प्लस और छोटा वाला क्या आता है माइनस। तो ये बैटरी यानी वोल्ट को हम कह सकते हैं, वोल्ट यानी बैटरी का सिंबल होता है। अब देखिए कहानी समझिएगा। प्रतिरोधों का वैसा संयोजन, जैसे मान लीजिए कि हम 3 प्रतिरोध ले लिया, R1 R2, ये क्या हो गया दोस्तों R3। तो देखिएगा प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा अलग ए बिंदु पर तथा दूसरा सिरा अलग कहाँ हो दोस्तों, बी बिंदु पर आपस में जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समानांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन। लग रहा है कहानी आप समझे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप इसे कहानी समझ लो। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ 2 प्रतिरोध लिए हैं। कितना प्रतिरोध लिए हैं दोस्तों, 2 प्रतिरोध। तो देखिएगा कहानी समझिएगा बढ़िया से। 2 प्रतिरोध लिए हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 2 प्रतिरोध हो गया। तो देखिएगा दोनों प्रतिरोध का ये पहला, देखिए दोनों प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया। हई दोनों प्रतिरोध का क्या हो गया, पहला सिरा। तो देखिएगा हई दोनों प्रतिरोध का पहला सिरा यानी अलग ए बिंदु पर, और हई दोनों प्रतिरोध का दूसरा का सिरा कहाँ हो, अलग बी बिंदु पर।
आपस में जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों? समानांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। लग रहा है कहानी आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। देखिएगा R1 R2 और क्या हो गया दोस्तों? R3। तो देखिएगा इसका पहला सिरा, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा अलग ए बिंदु पर और दूसरा का सिरा कहाँ हो दोस्तों? अलग बी बिंदु पर। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों? समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। अब देखिए कहानी को दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं और कहानी को बहुत बारीकी से आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि समानांतर क्रम समूहन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? कौन सा प्रतिरोध? तुल्य प्रतिरोध। याद रखिएगा, इस कहानी को हम अलग से वीडियो पार्ट में आप लोगों को पूरा प्रूफ करके बता देंगे। अब देखिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो ये होता है 1/RP, यानी पी का मतलब होता है पैरेलल यानी समानांतर। ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 का होता है दोस्तों R3। हम 3 लिए हैं तो 3 तक ही कहानी लेकर चलेंगे। अब जितना लगेगा उतना तक कहानी लेकर चलना है आपको। तो देखिए 1/RP बराबर कितना हो गया? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/R3। श्रेणी क्रम में अभी निकाले हैं। RS बराबर कितना था जी दोस्तों? R1 प्लस R2 और प्लस क्या था दोस्तों? R3। समानांतर क्रम में कितना हो जाएगा? 1/RP बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/R3। लग रहा है आप श्रेणी समानांतर क्रम बढ़िया से कहानी को समझे होंगे। अब आइए दोस्तों कहानी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। आइए दोस्तों कहानी थोड़ा सा और आगे समझिएगा बढ़िया से। और देखिए कहानी क्या कह रहा है दोस्तों। अब देखिए कहानी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में धारा और वोल्टेज मतलब विभवांतर का क्या कहानी होता है। तो देखिए दोस्तों हम पहले श्रेणी क्रम बना लेते हैं। चलिए 2 ही प्रतिरोध लेकर चलेंगे। ये आपका R2 हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया? R1 हो गया। बढ़िया से कहानी समझिएगा। श्रेणी क्रम में जो आपका धारा होता है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में करंट बोला जाता है, याद रखिएगा ये समान होता है। क्या होता है दोस्तों? समान का मतलब इक्वल। जो आपका विभवांतर होता है दोस्तों, क्या होता है? विभवांतर। याद रखिएगा दोस्तों ये भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। और इसी कहानी को हमको क्या करना है दोस्तों? सिद्ध करना है कि कैसे श्रेणी क्रम में आपका धारा समान होता है और कैसे समानांतर आपका विभवांतर क्या होगा दोस्तों? भिन्न भिन्न होगा। अब देखिए दोस्तों हम 3 कहानी और ले लेते हैं। पहला ये दूसरा प्रतिरोध, ये ए बिंदु हो गया दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? बी बिंदु। ये R1 हो गया दोस्तों, ये R2 हो गया। R1 का मान हम मान लेते हैं कितना दोस्तों? 4 ओम। R2 का मान कितना मान लेते हैं? 1 ओम। यहाँ पर भी R1 का मान कितना है? 4 ओम। यहाँ पर कितना है? 1 ओम। अब देखिए इसमें जो आपका धारा होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? धारा इसमें भिन्न भिन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? धारा भिन्न भिन्न। लेकिन जो इसमें आपका विभवांतर रहता है दोस्तों, कंची होता है? विभवांतर। वो कहानी कंची को रिप्रेजेंट करता है? समान यानी इक्वल को। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा कहानी को हम लोग क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। ये समान हो गया, समान। अब देखिए समझिए बढ़िया से। हम कहा किए कि एक श्रेणी क्रम में हम ले लिए, एक समानांतर क्रम पर पथ ले लिए, एक श्रेणी क्रम में ले लिए। देखिएगा दोस्तों जब हम यहाँ पर वोल्टेज 250 वोल्ट प्रवाहित कर रहे हैं, कितने वोल्ट प्रवाहित कर रहे हैं दोस्तों? मतलब इस तार में हम 250 वोल्टेज प्रवाहित किए। तो 250 वोल्टेज तार में चला दोस्तों। जैसे ही R1 से होकर गुजरा तो इस छोटा 200 वोल्टेज को क्या किया? खा गया, मतलब खपत कर लिया, कहानी द एंड कर दिया। कितना वोल्टेज को दोस्तों? 200। बचा कितना? 50। तो 50 तो अभी आगे और जाएगा, तो 50 आ रहा था दोस्तों। जैसे ही R2 से होकर गुजरा तो ये 50 का 50 क्या कर दिया दोस्तों? खपत कर दिया, मतलब 50 को 50 खत्म कर दिया। तो लास्ट में कितना जीरो बचा आपका? वोल्टेज 0।
कहानी समझिएगा, हम का बचा उससे मतलब नहीं है। जब आप तार में वोल्टेज देखिए कितना प्रवाहित किए थे 250 वोल्ट, लेकिन जैसे ही R1 से वो गुजरा तो कितना हो गया 200 वोल्ट खपत कर लिया। R2 से गुजरा तो कितना 50 वोल्ट। तो बोलिए ना R1 और R2 पर गया तो बोले यहाँ वोल्टेज आपका विभवांतर जो है बटा है कि नहीं बटा है दोस्तों। देख लीजिएगा 250 है, यहाँ 250 तो बट गया कि नहीं बट गया। और देखिए ना R1 का जो मान है 1 ओम है, तो देखिए 50 1 ओम मतलब 1 ओम जो है 50 वोल्टेज को खपत कर रहा है कितना है 4 ओम, तो इसका 4 गुना वोल्टेज को खपत करेगा। तो 50 में 4 से गुना करेंगे तो कितना वोल्टेज खपत कर रहा है 200। लग रहा है कहानी आप लोग दोस्तों समझे होंगे। मतलब 250 वोल्टेज है, जब हम R1 से गुजारे तो R1 का मान 4 ओम था। तो देखिए जिसका देखिए दोस्तों जो ज़्यादा ओम रखता है वो ज़्यादा वोल्टेज खपत करता है। देखिएगा यहाँ 1 ओम था, ये 50 वोल्टेज खपत किया, और इससे कौन गुना अधिक है ओम 4 गुना, तो 4 गुना अधिक वोल्टेज का क्या खपत किया। लास्ट में हमारा रिजल्ट का बचा 0 वोल्टेज। तो देखिए ना विभवांतर यहाँ दोस्तों बटा कि नहीं बटा। लग रहा है कहानी जो हम समझाना चाह रहे थे तो उस कहानी को आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे कहानी बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कितने एम्पियर की दोस्तों 50 एम्पियर की। तो जैसे ही हम 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो हम R1 से कितना एम्पियर गुजरा 50 एम्पियर, तो 50 का 50 गुजर गया। फिर हम जब R2 से को गुजारे तो पूरा यहाँ से भी 50 का 50। अच्छा एक बात बोलिए दोस्तों, हमको बाद में धारा कितना मिला 50 एम्पियर का। कहानी समझिए दोस्तों, एक बात बोलिएगा, जब हम R1 से होकर गुजारे तो का 50 था तार में, फिर भी R1 से गुजरा तो कितना गुजरा 50। R2 भी से कितना गुजरा 50। मतलब यहाँ ओम पर कोई डिपेंड नहीं रहा, यहाँ धारा को कोनो कुछ नहीं बिगाड़ा। तो आप यहाँ से क्या समझे श्रेणी क्रम में धारा का हुआ R1 और R2 से गुजारे तो समान था कि नहीं था। लग रहा है आप कहानी को आप समझ गए होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से। तो आपको आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोलिए श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों समान होता है। क्वेश्चन पूछेगा विभवांतर का मान क्या होता है, तो क्या बोलेंगे भिन्न भिन्न होता है। अब आइए दोस्तों कहानी को थोड़ा सा और आगे जिक्र किया जाए। देखिएगा दोस्तों अब हम कहानी को समानांतर क्रम में लेकर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों हम 40 वोल्ट का क्या किए जी विभवांतर आरोपित किए। 40 का 40 आया, जैसे ही जंक्शन पॉइंट पे आया तो देखिएगा ऊपरों 40 वोल्ट और नीचे हूँ भी कितना वोल्ट बढ़ गया दोस्तों 40 वोल्ट। जब R1 से होकर गुजारे तो देखिएगा 40 वोल्ट को ये खपत करके कितना बना दिया 0। R2 से भी गुजारे तो 40 वोल्ट को खपत करके कितना बना दिया 0। 0 और 0 दोनों जो रहे तो लास्ट में वोल्टेज कितना मिला 0। वहाँ पे भी 0 मिला, लेकिन कहानी समझिएगा। जब जंक्शन पॉइंट से बटा तो देखिएगा ऊपरों 40 नीचे हूँ 40। R1 से गुजर रहा है तो कितना 40, R2 से भी गुजर रहा है तो 40। बोले विभवांतर समान हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। विभवांतर आपका समान हुआ कि नहीं हुआ। लग रहा है कहानी आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। अब देखिए दोस्तों अब थोड़ा सा कहानी हम किसका बताते हैं, धारा कैसे भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए इसमें हम 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं दोस्तों। कितने एम्पियर की, तो देखिएगा जैसे ही 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ऊपर 10 एम्पियर गया, नीचे कितना गया दोस्तों 40 एम्पियर। तो जंक्शन पॉइंट ए पर देखिए धारा आपका ऊपर 10 और नीचे 40 जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और देखो ना दोस्तों भाई 1 के कौ गुना है 4 गुना। 1 के कौ गुना 4 गुना। देखिए प्रतिरोध जितना अधिक रहता है धारा उतना ही क्या होता है वहाँ दोस्तों कम होता है। प्रतिरोध जितना ही अधिक रहता है धारा उधर का होता है कम होता है। और देखिए ना 1 के 4 गुना है तो देखिए ना भाई 1 का 4 गुना यानी 40। तो देखिएगा 1 के 4 गुना है तो देखिएगा R1 से आपका 4 गुना कम धारा प्रवाहित हो रहा है। देखिए ना जितना प्रतिरोध का है जो कम है इसी के 4 गुना का है अधिक प्रवाहित हो रहा है। तो आपका R1 से देखिएगा जंक्शन पॉइंट से ऊपर और नीचे में धारा बटा कि नहीं बटा। तो बोलिए धारा आपका भिन्न भिन्न हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से पूरा 10 का 10 गया, यहाँ से पूरा 40 का कितना गया 40, और लास्ट में आपको कितना मिल गया 50 एम्पियर। लग रहा है कहानी आप लोग का हुआ दोस्तों बहुत बेहतरीन ढंग से समझे होंगे और कहानी आप लोग को समझ में आया होगा कि धारा काहे भिन्न भिन्न होता है और विभवांतर का है समान समान होता है। तो ये हो गया आपका श्रेणी और समानांतर क्रम में का खूब बेहतरीन ढंग से कहानी हम पूरी कंसेप्चुअल बातें बता दिए। तो एक बार इसको बढ़िया से देखिएगा समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो और देखिएगा। अगर उससे भी कहानी नहीं बने निश्चित है कहानी बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा कहानी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ अंतर हो जाता है। देखिए ऑफलाइन में बस यही कहानी रहता है कि हम लोग बच्चों को देख नहीं पाते हैं।
और ऑनलाइन में हम लोग बच्चों को देख नहीं पाते हैं, जबकि ऑफलाइन में हम लोग बच्चों का चेहरा का रिएक्शन देख कर बता देते हैं कि कौन बच्चा को समझ में आया है दोस्तों और कौन सी बच्चा को समझ में नहीं आया है। बस ऑफलाइन में यही कहानी हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा नहीं पाते हैं। फिर भी टीचर जो होता है देखिएगा, जोन भी टॉपिक लेगा कहाँ जहाँ डिफ़िकल्ट होता है वो बोल देता है कि बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी का है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और आपको बेहतरीन ढंग से समझना है। तो वैसा टीचर देखिएगा उस बात को क्या कर देता है दोस्तों, जिक्र कर देता है। और निश्चित है आप लोगों का कहानी को तो यहाँ समझ में आया ही होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो एक बार दो बार देखिएगा, आपको कहानी एकदम समझ में आ जाएगा। नहीं तो कमेंट के द्वारा हमको कुछ बतलाइएगा। अब चलिए कहानी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो लग रहा है कि श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में आपसे पूछेगा कौन क्या होता है, तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में अंतर बतलाइए। तो देखिए तो दोस्तों, पहला ही अंतर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। समानांतर क्रम में धारा भिन्न भिन्न होता है और विभवांतर का होता है, समान होता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, आर एस बराबर R1 प्लस R2 और प्लस का हो जाएगा दोस्तों R3। इसमें समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस का हो जाएगा दोस्तों 1/R3। लग रहा है कहानी यहाँ तक आप समझे होंगे। अब देखिए श्रेणी क्रम में, कौन सा क्रम है जी, श्रेणी क्रम में दोस्तों देखिएगा 3 नंबर पॉइंट देखिएगा, थोड़ा सा कहानी में समझा दे रहा हूँ। ये दो कहानी आप लोग अंतर समझ गए होंगे, तीसरा का अंतर समझ लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तीसरा का अंतर समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका R1 दिया है कितना दोस्तों, 4 ओम। R2 का मान कितना दिया है दोस्तों, 10 ओम। तो देखिए तीसरा का होता है श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, R1 प्लस का होता है दोस्तों R2। तो 4 और 10 ओम कितना हो गया दोस्तों, 14 ओम। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो देखिएगा जो प्रतिरोध का मान दिया होगा, जो प्रतिरोध दिया होगा, जो मान सबसे अधिक होगा उससे भी आंसर का होगा, अधिक होगा। देखिएगा सबसे अधिक 10 है, 10 से भी आंसर का है हमारा अधिक 14। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है, दिए जो भी प्रतिरोध दिया गया उसमें जो प्रतिरोध का मान होता है उससे भी क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है। समानांतर क्रम में देख लीजिएगा दोस्तों, समानांतर क्रम में आप पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए कि R1 का मान कितना हो गया आपका 1, R2 का मान कितना हो गया 2। तो हम जब यहाँ RP निकालेंगे तो 1 बटा कितना होता है, R1 प्लस 1 बटा दोस्तों R2। तो 1 बटा RP बराबर कितना होगा, 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 2। तो देखिए दोस्तों 1 बटा RP बराबर कितना हो गया, एलसीएम 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, 3 बटा 2। तो RP बराबर निकालेंगे तो 2 बटा 3, भाग लगा दीजिए, 0.66 आता रहेगा। तो देखिए इसमें जो देखिए समानांतर क्रम में जब भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इसमें जो प्रतिरोध दिया रहेगा, जो प्रतिरोध का मान सबसे कम दिया रहेगा उससे भी आपका आंसर का आएगा दोस्तों, कम आएगा। देखिए एक है, एक से भी आंसर का है हमारा कम है। निश्चित है दोस्तों, आप श्रेणी और समानांतर क्रम में अंतर को बहुत बेहतरीन ढंग से और कतई जीरो लेवल कंसेप्ट से क्या होगा दोस्तों, समझे होंगे। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा कहानी को हम लोग और आगे बढ़ा रहा हूँ। आइए दोस्तों कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। देखिए दोस्तों, एक बात भूल गए हम, थोड़ा सा उस कहानी को जिक्र कर दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा बढ़िया सा कहानी को। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है ना दोस्तों कि प्रतिरोधकता के मान का, प्रतिरोधकता को जब गर्म किया जाता है, प्रतिरोधकता को जब गर्म किया जाता है, मतलब हीटिंग गर्म किया जाता है तो उसका मान क्या होता है, तो उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि बराबर रहता है दोस्तों। तो देखिए थोड़ा सा इस कहानी को समझ लो तो हम कहानी को वहाँ आएंगे, ये छूट गया था कहानी, यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिएगा प्रतिरोधकता जो होता है 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला कंडक्टर, मतलब वो चालक होना चाहिए, या वो क्या होना चाहिए दोस्तों, सुचालक होना चाहिए।
दूसरा का बात निर्भर करता है अर्धचालक दोस्तों। कौन सी चालक जी? अर्धचालक। नेक्स्ट कहानी रिप्रेजेंट करता है दोस्तों विद्युत रोधी। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत रोधी कहिए, चाहे इसी को अचालक कहिए, चाहे इसी को क्या कहिए, कुचालक कहिए। ये कहानी होता है। देखिएगा दोस्तों, कहानी समझिएगा। ये आपका ओरिजिनल मान, जैसे किसी का भी जैसे मान का हम चलेंगे, ओरिजिनल मान कौन चीज़ है दोस्तों? मान का। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें रो का मान है 2 गुना 10 के पावर कितना है दोस्तों? 8 मान लेता हूँ। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ रो का मान कितना है दोस्तों? 50 मान लेता हूँ। और यहाँ रो का मान कितना मान लेता हूँ? कुछ भी मान लीजिए, 2 गुना 10 के पावर कितना मान लेता हूँ? 15। अब देखिए दोस्तों, कहानी समझिएगा। जब हम जैसे मान लीजिए कोई चालक पदार्थ हो गया जिसका ओरिजिनल मान इतना दिया है नहीं, हम मान कर चल रहे हैं दिया है। जब इसको हम गर्म कर देंगे तो ऑन हीटिंग क्या लिखा जाता है दोस्तों? ऑन हीटिंग। जब गर्म करते हैं तब प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा, जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं चालक यानी सुचालक पदार्थ के, इसमें प्रतिरोधकता का मान थोड़ा हल्का बढ़ जाता है दोस्तों। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट कहानी, अब ओम मीटर होता है प्रतिरोधक ऐसे ही मतलब दोस्तों जानते होंगे आप लोग। याद रखिएगा, जब हम कुचालक पदार्थ, क्वेश्चन पूछेगा कुचालक क्या कहलाता है? सुचालक, चालक तो आप ही समझ रहे हैं, वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का क्या हो जाए? प्रवाह हो जाए, वही क्या कहलाता है आपका? चालक और सुचालक। नेक्स्ट होता है आपका अर्धचालक। याद रखिएगा दोस्तों, शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम को दोस्तों क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहा जाता है। तो रो बराबर, जब अर्धचालक को देखिएगा दोस्तों गर्म करते हैं तो जैसे ही ऑन हीटिंग, जैसे ही गर्म करेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों इसका प्रतिरोधकता क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्धचालक के मान को यानी प्रतिरोधकता के मान को जब गर्म किया जाता है तो बोलिएगा उसका मान बढ़ता है कि घटता है? तो क्या बोलेंगे दोस्तों? घट जाता है। नेक्स्ट कहानी होता है दोस्तों विद्युत रोधी यानी अचालक यानी कुचालक। जब कुचालक पदार्थ को गर्म किया जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, कुचालक पदार्थ को गर्म किया जाएंगे तो इसके प्रतिरोधकता के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पहले था वही कहानी का वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ बराबर होता है कहानी। पहला क्वेश्चन समझ लो, जब चालक या सुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता को गर्म किया जाता है तो उसका मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन पूछेगा अर्धचालक। याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, जब सिलिकॉन को गर्म किया जाता है, सिलिकॉन का अर्धचालक को गर्म किया जाता है, चाहे ऐसे कह देगा सिलिकॉन की प्रतिरोधकता को जब गर्म किया जाता है तो बोलिए उसका प्रतिरोधकता का मान घटेगा कि बढ़ेगा? तो क्या कहेंगे दोस्तों? घट जाता है। ये अर्धचालक ना कहकर सिलिकॉन जर्मेनियम का भी जिक्र कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट कहानी है आपका दोस्तों विद्युत रोधी यानी अचालक, जिसको कुचालक कहा जाता है। जब इसको देखिएगा प्रतिरोधकता को जब इसको गर्म किया जाता है तो ये बराबर होता है, मतलब इसमें नो चेंजिंग। लग रहा है कहानी आप लोग समझे होंगे। तब तक आप इसका एक क्या कीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कहानी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। आइए दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। आइए दोस्तों, अब कहानी आपका है ए मीटर, इसी को कहा जाता है आ मीटर भी। और नेक्स्ट कहानी का है दोस्तों वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर आपसे कहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों, ए मीटर का प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है? तो देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए। कौन सी धारा को मापने के लिए जी? याद रखिएगा, ए मीटर किसे कहते हैं? तो याद रखिए दोस्तों कि दो बिंदुओं के बीच चाहे विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग ए मीटर का प्रयोग करते हैं। उसी को आ मीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? आ मीटर। इसी को आदर्श मीटर भी कहा जाता है, चाहे इसी को आदर्श आ मीटर भी बोला जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो विद्युत धारा की प्रबलता को मापे, कंची को जी, जो विद्युत धारा की प्रबलता को मापने
मापने के लिए एमीटर का व्यवहार किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये धारा को मापता है। किसको मापेगा? धारा को मापता है। पहले का आपका एथी होगा अंतर धारा को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर का कहानी होता है। पहले पूरा एमीटर का कहानी समझा दे रहा हूँ तो वोल्ट मीटर का बताऊंगा। तो धारा को मापता है एमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, एमीटर का जो स्केल रहता है, यानी जो इसका स्केल होगा वो एम्पियर में अंकित रहता है। किस में अंकित रहता है दोस्तों? एम्पियर यानी ए में। नेक्स्ट कहानी रहेगा दोस्तों, एमीटर का जो स्केल होता है वो एम्पियर में क्या होता है दोस्तों? अंकित रहता है। नेक्स्ट कहानी होता है, ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट कहानी होता है दोस्तों, ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है, ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है, याद रखिएगा दोस्तों, वह बहुत कम होता है। क्या होता है दोस्तों? वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। अर्थात इसी को लिख सकते हैं R बराबर 0। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलिए आदर्श आ मीटर चाहे ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो क्या बोलेंगे? 0। मतलब इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिसको हम लोग R बराबर का मान सकते हैं 0। नेक्स्ट कहानी होता है वोल्ट मीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों को कौन मापता है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को वोल्ट मीटर मापता है। कौन मापता है दोस्तों? वोल्ट मीटर मापता है। तो याद रखिएगा, दो बिंदुओं के बीच के विभव को वोल्ट मीटर मापता है। कौन सा मीटर मापता है दोस्तों? वोल्ट मीटर मापता है। लग रहा है कहानी आप लोग समझे होंगे दोस्तों। रुक जाइए, थोड़ा सा बढ़िया सा कहानी लिख देता हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, जो वोल्ट मीटर होता है ये दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या करता है दोस्तों? मापता है। अब देखिए, दूसरा का जो पॉइंट होता है, वोल्ट मीटर का जो स्केल रहता है, कौन सा मीटर का जी दोस्तों? वोल्ट मीटर का स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। किस में रहता है दोस्तों? वोल्ट में अंकित रहता है। नेक्स्ट कहानी होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों? वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, समानांतर क्रम चाहे इसी को पार्श्व क्रम कहा जाता है। नेक्स्ट कहानी होता है, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, क्या होता है? वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, वो बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अर्थात R बराबर, इसी को हम लोग इन्फिनिटिव यानी अनंत मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? अनंत मानते हैं। निश्चित है कहानी आप लोग बहुत बारीकी से पढ़ाया गया होगा। देखिएगा, पढ़ाया गया है जो आप लोग कहानी को समझ लिए होंगे। ए मीटर और आ मीटर, इसी को ए मीटर को ही आ मीटर कहा जाता है और इसको वोल्ट मीटर। तो देखिए, धारा का जो मापता है, धारा की प्रबलता को ए मीटर मापता है, जबकि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को कौन मापता है जी? याद रखिएगा, वोल्ट मीटर मापता है। ये ए मीटर का स्केल एम्पियर में अंकित रहता है, वोल्ट मीटर का स्केल कंची में अंकित रहेगा दोस्तों। वोल्ट मीटर का जो स्केल होता है वो वोल्ट में अंकित रहता है। अब देखिए दोस्तों, वो कंची में अंकित रहता है वोल्ट में। अब देखिए, नेक्स्ट कहानी होता है, ए मीटर का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को कंची में जोड़ा जाता है दोस्तों समानांतर क्रम में। ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात R बराबर का बोलेंगे 0। ए मीटर को ही आदर्श ए मीटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट कहानी होता है, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ये बहुत अधिक होता है, अर्थात R बराबर का जोड़ेंगे, क्या बतलाएंगे दोस्तों? इन्फिनिटिव यानी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। अब आइए दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। चलिए दोस्तों, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, कहानी को और आगे बढ़ाया जाए।
अब देखिए दोस्तों, कहानी थोड़ा समझिए बढ़िया से। अब देखिए दोस्तों, एक होता है हीटर, नेक्स्ट कहानी होता है बल्ब, नेक्स्ट कहानी होता है फ्यूज। हीटर, बल्ब का है जी दोस्तों फ्यूज। ये होता है द्वलनांक, यानी इसी को बोला जाता है गलनांक भी, चाहे इसी को बोला जाता है एमपी, मेल्टिंग पॉइंट। का होता है दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट कहानी होता है आप लोगों का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और एक होता है कहानी मटेरियल, मतलब किससे मिलकर बना होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हीटर का गलनांक चाहे मेल्टिंग पॉइंट का होता है अधिक। ऊपर पर एरो का चिन्ह का मतलब होता है दोस्तों अधिक, ना बुझाए तो प्लस का मतलब क्या होता है दोस्तों अधिक। प्रतिरोध का मान भी क्या होता है अधिक। और याद रखिएगा नाइक्रोम को जो बनाने का काम होता है, याद रखिएगा हीटर को जो बनाने में काम आता है वो क्या आता है दोस्तों आपका नाइक्रोम। का आता है नाइक्रोम। अब देखिए कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए बल्ब है, तो देखिए बल्ब का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों अधिक। प्रतिरोध भी कितना होता है अधिक। और याद रखिएगा इसको बनाने में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का। किसका दोस्तों, टंगस्टन का। अब देखिए नेक्स्ट कहानी होता है आपका द्रव्यमापक यानी गलनांक मेल्टिंग पॉइंट किसका जी, फ्यूज का। देखिएगा फ्यूज का क्या होता है दोस्तों कम होता है। और देखिएगा प्रतिरोध का होता है आपका अधिक होता है। अब देखिए इसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिएगा इसको बनाने में आपका जिंक या पीबी रहता है, प्लस का रहता है दोस्तों टीन रहता है। तो देखिए दोस्तों कहानी समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से 9 गो क्वेश्चन कंप्लीट होगा ये कंसेप्ट से। बढ़िया से कंसेप्ट को समझिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार है, बहुत भी ये क्वेश्चन है तीनों है, तो 2 बार, बहुत बार है, तो कई बार पूछा आपका एग्जाम में, याद रखिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा हीटर का द्रव्यमापक क्या होगा, तो क्या बोलेंगे अधिक। ऊपर पर एरो का चिन्ह का मतलब अधिक, चाहे प्लस का मतलब क्या होता है दोस्तों अधिक। क्वेश्चन पूछेगा प्रतिरोध का मान क्या होता है, तभी भी क्या बोलेंगे अधिक। मटेरियल, इसको बनाने में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम। क्या बोलेंगे नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है दोस्तों। बल्ब का भी द्रव्यमापक चाहे गलनांक का होता है अधिक होता है। प्रतिरोध भी कितना होता है अधिक होता है। और इसको बनाने में हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कहानी है फ्यूज का सिर्फ गलनांक का होता है कम होता है। प्रतिरोध का होगा अधिक। और इसको बनाने में जिंक या पीवी का होता है टीन का मिश्रण होता है। देखिए दोस्तों बस आप कहानी इतना याद रखिएगा, है तो नाइक्रोम, टंगस्टन, जिंक या पीवी, टीन, तो याद हो जाएगा। है कहानी याद रखने में सिर्फ एक ही कहानी की याद रखिएगा, फ्यूज का गलनांक कम होता है, बकिया सब चीज़ का सब अधिक। फ्यूज का गलनांक कम होता है, बकिया सब चीज़ का क्या होगा, सब अधिक होगा। देखिए फ्यूज का गलनांक है, बकिया सब चीज़ का है दोस्तों अधिक है। तो आप इस टाइप से याद कीजिए, ये कभी नहीं भूल पड़ेगा। है नाइक्रोम, टंगस्टन, का है दोस्तों जिंक या पीवी, या का है जिंक कहिए चाहे शीशा कहिए, उसके साथ टीन का मिश्रण रहता है फ्यूज बनाने में। लग रहा है दोस्तों आप कहानी को बहुत बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। कहानी इसको आप तब तक ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब कहानी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। आइए दोस्तों कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए दोस्तों कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। और ये कहानी आपका बहुत भी कहानी है, बढ़िया से समझिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछा होगा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न का है दोस्तों ऊष्मा, का है ऊष्मा। बढ़िया से कहानी समझिएगा। वी नो डैट, हम जानते हैं कि
क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको शुरू में पढ़ाया Q बराबर क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, V बराबर होता है W बटा Q। तो यहाँ से W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q। लग रहा है कहानी समझोगे। चूँकि अब हम जानते हैं Q बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, IT। Q बराबर का फार्मूला होता है IT। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ Q है हम वहाँ पर I लगा सकते हैं। तो W का W, V I इंटू Q की जगह पर क्या लिख देंगे, I इंटू T। तो देखिए ना, W बराबर एक फार्मूला का आ गया दोस्तों, V गुना I और गुना का हो गया T। अब देखिए, ये आपको बताया था कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की ऐसी मात्रा का होता है, जूल। तो जो W होगा वो किसके बराबर होगा, U के बराबर होगा दोस्तों। किसके बराबर होगा, U को। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा U। अब देखिए, ये किसका फार्मूला होगा, V इंटू आई इंटू का हो गया T। तो एक U बराबर आप फार्मूला का किए, प्रूव कर लिया है। अब ये देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ कहानी समझिएगा। U बराबर हो गया V गुना I गुना का है दोस्तों T। आप जानते हैं ओम के नियम से V बराबर का होता है IR दोस्त। होता है कि नहीं होता है। तो U का U लिख दीजिए, और V के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, IR। अगुना I है तो I, अगुना T है तो T। I और I मिलकर क्या हो गया दोस्तों, I स्क्वायर RT। तो देखिए ना, U बराबर, और आप फार्मूला प्रूफ कर दिए हैं। और दोस्तों और खेला जाए, आप U बराबर I स्क्वायर का लिए RT। ओम के नियम से फिर चलेंगे। आप जानते हैं कि I बराबर का होता है दोस्तों, V बटा R। U का U रहने दीजिए, I के स्थान पर क्या लिखेंगे, V बटा R का स्क्वायर है तो स्क्वायर, इंटू R है तो T। U का U कितना हो जाएगा, V स्क्वायर। अब बटा R स्क्वायर, तो R गुना R हम लिख सकते हैं। गुना R गुना कितना हो गया T, R से R कैंसिल। तो देखिए ना दोस्तों, U बराबर कितना हो गया, V स्क्वायर बटा R इंटू T। देखिए हम U बराबर कितना फार्मूला सिद्ध कर लिए दोस्तों, 3। कितना फार्मूला सिद्ध कर लिए, 3। लग रहा है कहानी आप लोग समझे होंगे। अब आज ये कहानी, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा U जो होता है VIT, I स्क्वायर RT या V स्क्वायर R बटा का हो जाएगा T। ये तीनों की गुना के माने तीनों ये सूत्र आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लग रहा है कहानी अब आप लोग यहाँ तक क्या होंगे दोस्तों, समझ लिए होंगे। अब आइए थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक दोस्तों इसका। आइए दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए और कहानी को क्या किया जाए दोस्तों, समझाया जाए बढ़िया से। आइए दोस्तों, कहानी समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट कहानी आ जाता है इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युत शक्ति। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, देखिएगा दोस्तों, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का कहलाता है। तो देखिए इसका परिभाषा कहता है दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में, क्या बोलेंगे दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को, किसी विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को उस विद्युत परिपथ की हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शक्ति कहते हैं। फिर समझिएगा, किसी विद्युत परिपथ में क्या बोलेंगे दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की क्या कहा जाता है, विद्युत शक्ति। छोड़ दो ये कहानी, याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो देखिए विद्युत शक्ति बराबर, याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत शक्ति को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, P से। तो हम लिख सकते हैं विद्युत शक्ति बराबर, कौन सी शक्ति बराबर दोस्तों, प्रति एकांक समय में। तो प्रति का मतलब बटा, और इसमें जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति। तो कार्य बटा समय के अनुपात को भी हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति बोलेंगे दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत शक्ति को हम लोग P से, कार्य को कौन सी रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से।
तो P बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, W/T। W/, का आ गया दोस्तों T। अब देखिए, अब नेक्स्ट कहानी है आपका, बढ़िया सा कहानी समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत शक्ति का क्या पूछेगा आपसे, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या पूछेगा दोस्तों, विद्युत शक्ति का SI मात्रक। तो देखिए दोस्तों, विद्युत शक्ति का SI मात्रक कैसे निकाला जाता है। P का P हो गया, आप जानते हैं कि कार्य का SI मात्रक जूल होता है। समय का कितना हो गया, सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वाट। 1 वाट बोला जाता है, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 वाट से आप क्या समझते हैं दोस्तों। क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन, 1 वाट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ना दोस्तों, P बराबर क्या हो गया, जूल प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 सेकेंड में अगर 1 जूल कार्य हो, 1 सेकेंड में अगर 1 जूल कार्य हो, तो उसी के अनुपात को क्या कहा जाएगा, 1 वाट कहा जाता है। और याद रखिएगा, विद्युत शक्ति भी आपका एक अदिश राशि है। क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत शक्ति कौन सी राशि है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, विद्युत शक्ति एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब आइए दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत शक्ति एक अदिश राशि है। अभी आप पढ़ें, P बराबर होता है दोस्तों W/T। चूँकि W बराबर अभी पढ़े आप V गुना I गुना, छोड़ो ना, W जो होता है वो U के भी बराबर होता है। तो W और U बराबर अभी पढ़े होता है I² का दोस्तों RT। कोनो फॉर्मूला उठा लेना है, सब आ जाएगा। तो देखिए, P का P, यहाँ देखिए दोस्तों, हम P का P लिख दिए। W चाहे W का स्थान पर चाहे U, इसके किसके बराबर है, U के बराबर। तो U को क्या लिख सकते हैं, I² RT। अब बटा कितना हो गया दोस्तों, T। T से T कैंसिल। तो देखिए ना दोस्तों, P बराबर कितना हुआ आपका, I² R। एक फार्मूला और आप प्रूव कर दिए। आइए दोस्तों, फिर खेला जाए। P बराबर होता है I² R। ओम के नियम से चला जाए। देखिए, ओम के नियम से आप पढ़े हैं, I बराबर का होता है दोस्तों V/R। तो P का P, V के I के स्थान पर क्या लिखेंगे, V/R। तो V² और R का स्क्वायर, R गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, R। और गुना ये R का R, एगो R से एगो R कट गया। तो P बराबर कितना हो गया दोस्तों, V²/R। एगो और फार्मूला बना दिया आप। फिर यही उठाइए, P बराबर कितना है दोस्तों, I²R। ओम के नियम से ही चलना है। R बराबर कितना होता है, V/I। कुछ नहीं करना है दोस्तों, I का I² हो गया। R का स्थान पर क्या लिखेंगे, V/I। P का I को हम 2 बार लिख सकते हैं, I गुना I और गुना V/I। I से I कट गया, तो P बराबर कितना हो गया दोस्तों, VI। अब बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है। तो आप देखिए ना, शक्ति बराबर को फार्मूला रिप्रेजेंट कर दिया जी। पहले का फार्मूला W/, का होता है T। देखिए, पहला फार्मूला W/T। दूसरा का फार्मूला क्या हो गया दोस्तों, I²R। तीसरा का कितना हो गया, V²/R। और चौथा का हो गया V×I। लग रहा है अब कहानी आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। और कहानी आपको कहा है दोस्तों, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तब तक आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम कहानी और आगे बढ़ा रहा हूँ। आइए दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। आइए दोस्तों, कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। देखिए, कहानी अब आगे क्या होता है दोस्तों। अब देखिए, कहानी आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए, घरों में जो हम बिजली आपूर्ति करते हैं वो कितना वोल्ट और कितना हर्ट्ज का होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, घरों में जो बिजली आपूर्ति किया जाता है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का होता है।
220 वोल्ट और क्या होता है दोस्तों 50 हर्ट्ज। अब देखिए लेकिन कहानी हमको ये नहीं है, कहानी हमको ये कहना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 किलोवाट जो आवर होता है वो कितने जूल के बराबर होता है, कितने वाट कितने जूल के बराबर होगा। तो आइए दोस्तों 1 किलोवाट आवर कहिए, चाहे याद रखिएगा दोस्तों 1 किलोवाट आवर कहते हैं। देखिए दोस्तों 1 यूनिट कहिए, चाहे 1 किलोवाट आवर कहिए, चाहे 1 BOT यूनिट कहिए, ये तीनों जो होता है ये जूल के ही बराबर होता है। तो कितने जूल के बराबर होगा, इसी कहानी को दोस्तों हम लोग का करना है, समझना है। तो देखिए दोस्तों हम उठा रहे हैं 1 किलोवाट आवर। तो देखिए दोस्तों 1 किलोवाट, आप याद रखिएगा जो किलो होता है, कंची होता है दोस्तों, आपका जो किलो होता है वो कौन इतनी नहीं है, जो कि किलो याद रखिएगा, किलो आपका कोई ऐसे ही मात्रक नहीं होता है। किलो का मतलब ही होता है 1000 का होता है दोस्तों 1000। देखिएगा हम लोग गलत स्टेटमेंट बोल देते हैं, कथन, जैसे मान लीजिए मार्केटों में जाते हैं तो किसी को कहते हैं कि 1 किलो टमाटर दे दिए, 1 किलो का मतलब हो गया वो 1000 टमाटर, 1000 टमाटर क्या करेगा, इसीलिए देखिएगा वहाँ कहा जाता है 1 किलोग्राम। तो किलोग्राम आपका सही स्टेटमेंट है, जबकि किलो आपका क्या होता है गलत। किलो का मतलब ही होता है दोस्तों कितना 1000। तो देखिए हई 1 का 1, हई किलो का मतलब कितना हो गया दोस्तों 1000। हई वाट है, तो वाट का ऐसे ही मात्रक का होता है जो, देखिएगा वाट का जो ऐसे ही मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। हई आवर है, तो देखिएगा दोस्तों हम आवर को पहले मिनट में बदले तो 60 मिनट, मिनट को फिर सेकेंड में बोले तो 60 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड दोस्तों कट गया। तो 1 किलोवाट जो आपका आवर है 36 में, देखिएगा 60 में 60 से गुना करेंगे तो 3600, और देखिए हई 3 गो जीरिया मतलब 36 लाख जूल। कितना जूल जी 36 लाख जूल। इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। अब देखिए क्वेश्चन, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो 1 किलोवाट आवर होता है वो कितने जूल के बराबर होता है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों 36 लाख जूल के बराबर। लेकिन ऑप्शन में ये कहानी आपका नहीं रहेगा। देखिएगा दोस्तों ऑप्शन में क्या कहानी रहता है, 1 किलोवाट जो आवर होता है आपका, याद रखिएगा इसको लिख सकते हैं 36 गुना 10 के पावर 5 जूल। फिर भी यह भी ऑप्शन में कहानी नहीं रहेगा, ये रहता है ऑप्शन में कहानी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल रहता है। तो आइए उस कहानी को उसमें रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो 1 किलोवाट आवर बराबर हो जाता है 36 गुना 10 के पावर 5। हम 10 से गुना और 10 से क्या कर दिए दोस्तों भाग, फिर काट देंगे तो पहला वाला रूप में आ जाएगा हमारा। तो 1 किलोवाट आवर बराबर हो गया, इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 3.6, और गुना 10 के पावर कितना हो गया 5 गो एगो 6 गो। और देखिए ना 1 किलोवाट जो आवर है दोस्तों आपका 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर है। याद रखिएगा दोस्तों इसी को हम लोग 1 यूनिट, चाहे इसी को हम लोग 1 किलोवाट आवर, चाहे इसी को हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, जो 3.6 गुना 10 के पावर कितना जूल के बराबर जी 6 जूल के बराबर होता है। लग रहा है आप कहानी को बहुत बारीकी से समझे होंगे दोस्तों। इस कहानी को आप क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब कहानी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। आइए दोस्तों अब थोड़ा सा कहानी हम बस जितना कंसेप्टली बात है था, टोटल कंसेप्ट आपका क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर परिपूर्ण हुआ। और जो भी हम आपको बताए थे, जो भी हम सूत्र सिद्ध नहीं किए थे, उस सूत्र को हम सिद्ध करके अलग से आपको क्या कर देंगे दोस्तों, अलग से उसका पार्ट अपलोड कर देंगे, जिसमें आप आसानी से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब थोड़ा सा कहानी आपसे पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए कि जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर कौन कौन गैसों का मिश्रण भरा जाता है दोस्तों, तो नाइट्रोजन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसों का मिश्रण भरा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन कौन से गैसों का मिश्रण भरा जाता है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैसों का मिश्रण भरा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट हम आपको ही बता दिया था पहले, टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा दोस्तों फ्यूज का जो गलनांक होता है वो कितना होता है दोस्तों, आपका निम्न होता है, कम होता है। इसी कारण देखिएगा घरों में जब भी कोई सर्किट होता है, जैसे मान लीजिए कि दो तार आपस में संपर्कित हो गए,
चाहे कभी काल तार आपस में सट गए, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट के कारण देखिएगा तार जलने लगता है, जिसके कारण फ्यूज के तार जो होता है गल जाता है, जिसके कारण वहाँ से जो भी सप्लाई जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, आपका बंद हो जाता है। जिसके कारण बंद हो जाने के संदर्भ में मतलब याद रखिएगा, आप घरों में जो भी चला रहे हैं पंखा कूलर जो भी हीटर, वो जलने से क्या होता है, बच जाता है। मतलब एक दुर्घटना होने से भी क्या होता है दोस्तों, बच जाता है। तो इस तरह से आप लोगों का पूरा कहानी विद्युत धारा को निश्चित है समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ना समझ में आया हो तो आप दोबारा वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए कहानी दोस्तों आज इतना ही रहेगा। जय हिंद दोस्तों।